हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे बजट पे जो लेक्चर सीरीज है। इसमें आज जो बजट सीरीज है इस पे हमारा जो थर्ड लेक्चर होने वाला है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में लास्ट के 2 लेक्चर जो हुए हैं हमने उसमें देखा है कि बजट क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि बजट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और ये देखा कि ये कम से कम भी 5 से 6 महीने की प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम और बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। तब जाके कहीं जो बजट है वो आपकी पार्लियामेंट यानी संसद तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये बजट सीरीज जो है ये सिर्फ बजट नहीं है, बल्कि आप लोगों के एग्जाम के लिए एक डॉक्यूमेंट है। एग्जाम में जैसे आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो उसमें जो है बजट से काफी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, बजट से क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन होता है उसमें, ठीक है। इसके अलावा जो बजट है वो आपकी इकोनॉमिक्स जो सेक्शन है, इंडियन इकोनॉमी जो सेक्शन है, उसको भी समझने में काफी हेल्प करेगा। तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई भी लेक्चर आप मिस मत कीजिएगा। जैसे आज का लेक्चर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं कि लोकसभा में या पार्लियामेंट में हम बात करें तो जो हमारा बजट है वो पेश किया जा रहा है, तो उसको जो पास करने की प्रोसेस है पूरी, वो कंप्लीट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी जो लेक्चर सीरीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये पूरी सीरीज अगर आप एक बार देखेंगे तो आप बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे कि टैक्स सिस्टम क्या है इंडिया में, बजट क्या है, बजट कहाँ से कैसे बनता है, बजट पास कैसे किया जाता है, बहुत से नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा हम बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके मैथ है, रीजनिंग है, और सब्जेक्ट्स पे भी हम वीडियोस अभी लेके आ रहे हैं। बहुत जल्द ही वीडियोस आने वाली हैं बाकी सब्जेक्ट्स पे भी। तब तक आप बजट सीरीज पे जो वीडियोस चल रही हैं इनको आप देखते रहिएगा, ठीक है। और हो सकता है तो आप अपने नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर खुद भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम भी आपको जो डिजिटल फॉर्मेट में नोट्स हैं, पीडीएफ फाइल में जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, सिग्नल ग्रुप पे, ठीक है। तो वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप कंटिन्यूसली आपको जो भी अपडेट्स हैं जो रिगार्डिंग द लेक्चर्स, वीडियोज, नोट्स, व्हाटएवर सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा बजट सीरीज के जब एंड में हम जाएंगे तो उसमें हम आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कशन इस पे टॉपिक पे करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो उस पे भी हम 1-2 लेक्चर जो है फर्दर बढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। और इसके अलावा हम आपको जो नोट्स दे रहे हैं उसमें भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस साथ में प्रोवाइड करेंगे, जो आपको, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं जो भी आपको पढ़ाया है उसमें से कितना आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे फर्दर सीरीज आगे बढ़ते जाएगी, लेक्चर बढ़ते जाएंगे, मोर एंड मोर क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड। तो इसलिए जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर आप क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज आगे बढ़ते हैं, और आज हम बात करते हैं कि जो बजट है वो अब क्या है, पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। कब होता है पार्लियामेंट में पेश? 1 फेब को। अब आज हम ये पूरा प्रोसीजर देखने वाले हैं, ठीक है। 1 फेब को जो है बजट कहां पर, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, क्लियर। अब आर्टिकल 77 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 77 है ये क्या कहता है। आर्टिकल 77 कहता है कि प्रेसिडेंट ने किसको अपॉइंट किया है, फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, किसके लिए, बजट को तैयार करने के लिए, बजट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल ध्यान रखिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 77। तो वो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि बजट पूरा प्रिपेयर होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में होता है, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो
डेफिनेटली ऑब्जर्व करता है सारी चीजें, उसके अंडर में ही सारा जो प्रोसेस है बजट मेकिंग प्रोसेस वो कंप्लीट होता है। अब बजट में अगर बात करें कि पार्लियामेंट में पेश करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो बजट है वो कहां जाता है, लोकसभा में जाता है। सबसे पहले कहां जाता है, लोकसभा में, जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, स्पीच देते हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देते हैं, जिसमें आपका 2 से 3 घंटे का स्पीच भी हो सकता है, जिसमें वो अपने जो आउटलाइन है, जितना भी प्लान है, वो सारा क्या करता है, बताता है। ठीक है, स्पीच के थ्रू। तो 1-2 पॉइंट है यहां पर जो आपको नोट करने जरूरी है। इस बार जो बजट पेश किया गया वो किसने किया है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण ने अब की बार जो है बजट पेश किया है। तो ये निर्मला सीतारमण का कौन सा बजट है, ये तीसरा बजट है उनका। ठीक है, कौन सा बजट है, तीसरा बजट है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो निर्मला सीतारमण है ये सेकंड वोमेन है जिन्होंने बजट पेश किया है, बजट पेश करने वाली सेकंड वोमेन है। इससे पहले जो बजट पेश किया था किसी वोमेन ने जो पेश किया था इंडिया में, वो किसने किया था, वो किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, वो किसने किया था, इंदिरा गांधी ने। क्लियर। इसके अलावा निर्मला सीतारमण का ये तीसरा बजट है। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसका है, सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के पास है। मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। ठीक है, 10 बार बजट पेश किया था। इसके अलावा पी चिदंबरम जो हैं उन्होंने 9 बार पेश किया है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है जो सबसे ज्यादा किसने किया है। ठीक है, तो वो है मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। इसके बाद अगर बात करें, अब जो बजट है वो आपका जब लोकसभा में स्टार्ट होता है डिस्कशन और उसके पासिंग तक हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन होता क्या है कि सबसे पहले जो आपका बजट का जो स्पीच है वो क्या किया जाता है, लोकसभा में होता है। लोकसभा में बजट का स्पीच जो है फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका बजट है उसको राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बजट है उसको राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद बजट पेश करने के बाद जो स्पीच है उसके बाद 4 से 5 दिन का टाइम होता है। ठीक है, 4 से 5 दिन का टाइम होता है जनरल डिस्कशन के लिए। ठीक है, सॉरी, 4 से 5 दिन का टाइम नहीं होता है डिस्कशन के लिए। हमारे पास 2 स्टेज होती हैं। ठीक है, डिस्कशन जो हमारा होता है वो 2 स्टेज में होता है। डिस्कशन जो हमारा होता है वो 2 स्टेज में होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की, जो फर्स्ट स्टेज जो डिस्कशन है उसके लिए आपको 4 से 5 दिन का टाइम मिलता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आपको कितना मिलता है, 4 से 5 दिन का टाइम आपको मिलता है। अब इस 4 से 5 दिन में क्या होता है, इस 4 से 5 दिन में आपका डिस्कशन जो रहता है वो सिर्फ आपकी आउटलाइन बताता है बजट की। ठीक है, कि बजट में क्या क्या है वो सारी चीजें डिस्कशन होती है।
ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई अपोजिशन या कुछ इस तरीके का कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जस्ट आप बता रहे हो कि आपने क्या क्या प्रोवाइड किया, क्या क्या चीजें बेसिकली किस मिनिस्ट्री में क्या है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन चलता है, जो जो प्लान या पॉलिसीज है उनके बारे में, ठीक है। अब क्या होता है, यहां से जो प्रिपेयर की गई है स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं ये मिनिस्ट्री वाइज होती हैं, हर एक मिनिस्ट्री की अलग अलग होती हैं, ठीक है। होता क्या है कि जैसे अगर मिनिस्ट्री में बात करें तो मिनिस्ट्री में देखिए जो मिनिस्टर होते हैं उनका बैकग्राउंड वही हो जरूरी नहीं है। आप देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम क्या करते रहते हैं, वो मिनिस्ट्रीज उनकी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है तो जरूरी नहीं कि उसका फाइनेंस में क्या हो, एक्सपर्टाइज हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि हर एक मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी होती है। ये स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, जो बजट पेश किया गया, जो पॉलिसीज दी गई हैं, इन पर गहन अध्ययन करती है, स्टडी करती है, ठीक है। और ये लगभग 1 महीने का टाइम लेती है, लगभग 1 महीने का टाइम जो है स्टैंडिंग कमेटी ये लेती है। और उसके बाद जब 1 महीने के बाद ये क्या करते हैं, अपनी जो रिपोर्ट रेडी करके लेके आते हैं, अपनी रिपोर्ट रेडी करके लेके आती हैं, जो एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स होंगी, ठीक है। इसमें जो स्टैंडिंग कमेटी है ये क्या होती है, ये एक्सपर्ट जो होते हैं उस फील्ड के उनको लेके बनाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए, ठीक है। हर एक मिनिस्ट्री के लिए अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं वो चूज किए जाते हैं और उनसे मिलके ये कमेटी बनती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जैसे इंडस्ट्री में जाओगे तो अलग अलग बिजनेसमैन से या किसी से भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे बात करेंगे, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी के जो लोग हैं। तो अपने रिलेटेड डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं उनसे डिस्कशन के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अब ये जो रिपोर्ट पेश करती है इसको लोकसभा में जो पेश किया जाता है, ठीक है, 1 महीने बाद लगभग। तो इसमें क्या होता है, कुछ रिकमेंडेशन होती हैं स्टैंडिंग कमेटी की रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर एंड मींस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ क्या होती हैं, आपकी रिकमेंडेशन होती हैं। अब ये जो रिकमेंडेशन होती है यहां से जो है फिर डिस्कशन स्टार्ट होता है फिर से, ठीक है। जो भी आपकी जैसे मिनिस्ट्री वाइज चूज किया जाता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, एक मिनिस्ट्री को उठाया जाता है और हर एक मिनिस्ट्री के लिए जो डिस्कशन चलता है, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी डिस्कशन में लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो रिकमेंडेशन है वो जो है पास की भी जा सकती है, अगर मतलब कि कुछ है चेंजेस करने लायक तो वो रिकमेंडेशन मान भी लेते हैं, ठीक है। या फिर आपका एज इट इज भी रह सकता है, जो भी आपकी जो गवर्नमेंट ने पहले से ही पेश किए हुए हैं बिल्स में वो सारी चीजें एज इट इज भी रह सकती हैं, ठीक है। यानी स्टैंडिंग कमेटी का क्या है कि जो रोल है वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना है कि आप क्या क्या इंप्रूवमेंट, क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हो, तो वो सारी चीजें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, तो वो सेकंड स्टेज डिस्कशन इसमें हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेकंड स्टेज डिस्कशन कब होता है, जब स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देती है, उसके बाद ये डिस्कशन स्टार्ट होता है। अब होता क्या है कि ये जो डिस्कशन चलता है यहां से और यहां से भी, ठीक है, अब ये अप्रैल के बाद तक चला जाता है। और जबकि हमें पता है कि 1 अप्रैल से हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट 1 अप्रैल से अगर हमें कोई भी प्लान लागू करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें कुछ गवर्नमेंट को कुछ पैसे चाहिए, ठीक है, दे नीड मनी। अब क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कैसा फंड है, ये एक तरीके से बैंक है पार्लियामेंट के लिए या गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई भी खर्चा करेगी तो कंसोलिडेटेड फंड से ही उठा के करती है। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली यहां से पैसा नहीं निकाल सकती, इस फंड से पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, ठीक है।
अब 1 अप्रैल तक हमारा जो बिल है वो तो पास हुआ नहीं है, बजट पे डिस्कशन अभी चल रहा है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, आर्टिकल 116 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वोट ऑन अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ध्यान रखिएगा, वोट ऑन अकाउंट। अब ये वोट ऑन अकाउंट क्या है, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमें 2 महीने का खर्चा दे दीजिए, ठीक है। तो वोट ऑन अकाउंट के तहत गवर्नमेंट को नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, जब तक आपका बजट फाइनली पास नहीं हो जाता है, एनेक्टमेंट मतलब कि पूरा कंप्लीट डिस्कशन नहीं हो जाता है, वोटिंग नहीं हो जाती है, तब तक आपको 2 महीने के लिए जो भी खर्चा है वो यहां पर क्या कर दिया जाता है, सैंक्शन कर दिया जाता है वोट ऑन अकाउंट के तहत, ठीक है। अब ये जैसे कई बार क्या होता है, इलेक्शन का टाइम होता है, इलेक्शन जिस साल होते हैं, तो उस टाइम पे जो बजट पेश किया जाता है वो 2 बार किया जाता है, ठीक है। 2 बार बजट किया जाता है पेश, एक बार इंटरिम बजट होता है और फिर एक फाइनल दोबारा फिर से बजट पेश किया जाता है, ठीक है। तो इंटरिम बजट, अगर इस केस में अगर बात करें, इंटरिम बजट जिस साल में पेश किया जाता है यानी इलेक्शन वाले साल में, तो ये जो टाइम, जैसे मैंने बोला कि 2 महीने के लिए बात कर रहे हैं, तो ये 2 से 4 महीने भी जा सकता है, ठीक है, उस टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वोट ऑन अकाउंट है। क्लियर, ये चीज समझ में आएगी। वोट ऑन अकाउंट का यूज क्या है, वोट ऑन अकाउंट से हम क्या करते हैं, हमें 2 महीने के लिए एडवांस, मींस 2 महीने बजट पास होने से पहले ही हमें कुछ फंड जो है खर्च करने के लिए मिल जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्लियर, ठीक है। अब क्या होता है कि स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, ठीक है, डिस्कशन होता है, तो इसमें फिर डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है। क्या होता है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, डिमांड ऑफ ग्रांट्स। डिमांड ऑफ ग्रांट्स का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 113 में दिया गया है। डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या है कि जैसे मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज होंगी तो डेफिनेटली क्या है कि हर एक मिनिस्ट्री अब अपने खर्च अलग बताएगी, एक्सपेंडिचर जो भी होगा तो वो उसको रिक्वायर्ड रहेगा। तो वो क्या होता है, हर एक मिनिस्ट्री के लिए एक डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है कि आपको इस साल इतना पैसा मिल जाएगा। उस डिमांड ऑफ ग्रांट्स के थ्रू ही पैसा मिनिस्ट्रीज को मिल सकता है। अगर पैसा चाहिए तो जो मिनिस्ट्रीज को देना है गवर्नमेंट ने, वो डिमांड ऑफ ग्रांट्स के थ्रू ही मिल सकता है, इन फॉर्म ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स ही मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो है डिमांड ऑफ ग्रांट्स में जितना भी एक्सपेंडिचर है वो सारी चीजें इसमें आपकी इंक्लूड रहती हैं कि कितना खर्चा होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, वो सारी डिटेल्स वो इसमें रहती हैं। क्लियर। तो क्या होता है कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स में जैसे पेश करती है हर एक मिनिस्ट्री, अलग अलग पेश करती, अलग अलग होता है हर एक मिनिस्ट्री का, लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जैसे डिफेंस है जो लार्ज सेक्टर होता है हमारा, उस केस में जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं वो 2 से 3 भी हो सकता है। क्या है वो 2 से 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है इन पे वोटिंग होती है। डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे क्या होती है, वोटिंग होती है। अब ये जो वोटिंग होती है और डिस्कशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि आपको इतने दिन के अंदर जितने भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स है मिनिस्ट्री वाइज, वो हमें यहां पर क्या कर लेने हैं, डिस्कस कर लेने हैं। इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है, उससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कंप्लीट डिस्कशन नहीं हो जाता है तो फिर एक प्रोसेस होती है बुलेटिन। इसमें क्या होता है कि लास्ट डे की अगर बात करें, लास्ट डे पे अगर बात करें, डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो डिस्कशन नहीं हो पाए हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, वोटिंग पे छोड़ दिया जाता है और लास्ट डे पास कर दिया जाता है, ठीक है, विदाउट डिस्कशन पास करना। क्या है, बुलेटिन का मतलब क्या है कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स को पास करना विदाउट डिस्कशन, ठीक है, बिना डिस्कशन के ही पास करना क्या कहलाता है, बुलेटिन कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अब होता क्या है कि जैसे
जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स है मिनिस्ट्रीज की, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, कुछ मेंबर्स क्या कह सकते हैं कि ये जो डिमांड जितना आपने की है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स में जो अमाउंट है ये ज्यादा है, ठीक है, हमें इसमें से कट करना है। ध्यान रखिए, लोकसभा में जो है क्या हो सकता है कि जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स में जो अमाउंट है वो रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, रिड्यूस किया जा सकता है लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरी चीज, जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे जो डिस्कशन है वो सिर्फ लोकसभा में ही पॉसिबल है, राज्यसभा का इसमें कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ लोकसभा में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर कोई मेंबर अनसेटिस्फाइड है, वो कहता है कि नहीं भाई हमारा जो है वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस अमाउंट, ठीक है, इसमें से कम होना चाहिए, तो कुछ कट मोशंस हैं। कट मोशंस मींस, कट का मतलब डिमांड की जो ग्रांट्स है उसको कट करना है, ठीक है। तो कट मोशन होती है, जिसमें से एक होती है इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन में क्या होता है, मान लीजिए आपके जो ग्रांट्स में पैसे हैं, जो भी अमाउंट है, वो लगता है किसी भी मेंबर को कि नहीं ये तो गलत है, तो वो क्या कर सकता है, उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है, मोशन जो है उठा सकता है इसमें पार्लियामेंट में, ठीक है। तो उसमें जो रीजन है, रीजन फॉर दिस कि क्यों कम करवाया जा रहा है, तो इससे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी चीजें वहां पर डिस्कस करनी होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक होता है पॉलिसी कट। क्या होता है, पॉलिसी कट। अब पॉलिसी कट में क्या होता है, पॉलिसी कट में जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स को जैसे मोशन जो रेज करेगा, तो उसमें क्या करेगा, वो कह देगा कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स में जो पॉलिसी को सिर्फ ₹1 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, रिड्यूस टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जिस मेंबर ने ये मोशन रेज किया है, ठीक है, तो वो इस पॉलिसी से अनसेटिस्फाइड है, वो इस पॉलिसी को डिसअप्रूव कर रहा है। ध्यान रखिए, इकोनॉमिक कट में क्या था कि जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स यानी अमाउंट है उसको कम करने की बात हुई थी, लेकिन यहां पर जो बात कर रहा है वो पॉलिसी को ही डिसअप्रूवल दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कुछ एक पॉइंट पे किसी मेंबर को प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रीवेंसेस हो सकती हैं उसकी कि नहीं मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, ये चीज इसमें गलत है, तो उसके हिसाब से क्या कर सकता है, जो पॉलिसी के लिए डिमांड ऑफ ग्रांट्स उसको ₹100 कम कर देगा। वो ₹100 कम करने से क्या होगा, उससे पता चलेगा कि ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, इसने जो डिमांड उठाई है, जो मोशन उठाया है, उसमें क्या कहा है उसने कि कुछ ग्रीवेंसेस हैं जो आपको क्या करनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो और वो जो ग्रीवेंसेस होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के दायरे में होनी चाहिए कि वो उसको सोल्व कर सके। ऐसा नहीं कि मतलब प्रॉब्लम गवर्नमेंट इंडिया की रेंज से बाहर है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है उसकी पावर, तो उस केस में ये वैलिड नहीं होगा। तो वहां पर उनको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर रीजन प्रॉपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स है ये आपका जो है पास होगा, ठीक है। यहां पर मतलब कि ये कंप्लीट डिस्कशन के बाद जो गिवन टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपका जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे जो वोटिंग है, डिस्कशन है, वो कंप्लीट हो चुका होगा। डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे एक बार डिस्कशन हो गई और वोटिंग हो गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट को पैसे भी निकालने होंगे अगर खर्च करने हैं तो, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो क्या चल रही थी, वोट ऑन अकाउंट के बेस पे जो भी है खर्च कर रही थी, ठीक है, लेकिन अब उसे कुछ पैसे भी चाहिए फर्दर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वो कहां से मिलेंगे, वो मिलेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो मिलेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इससे पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट को लोकसभा की मंजूरी जरूरी है, लोकसभा की मंजूरी के बिना वो यहां से पैसा नहीं निकाल सकते। और इस मंजूरी के लिए जो है
एक बिल आता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। इस बिल के पास होने के बाद जो गवर्नमेंट है, जो भी एक्सपेंडिचर है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ले सकती है, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड है वो। क्लियर। इसके बाद अगर बात करें लास्ट में कि अब ये बात हुई एक्सपेंडिचर की, ठीक है, एंड में क्या होता है, एंड में जो गवर्नमेंट होती है वो फाइनेंस बिल पेश करती है। क्या करती है? फाइनेंस बिल पेश करती है। अब ये जो फाइनेंस बिल होता है ये क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स प्रपोजल रहते हैं, यानी इनकम का सोर्स की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे जा रहे हैं, अब कहीं से रिवेन्यू भी आना जरूरी है, तो उसके लिए जो फाइनेंस बिल है ये लोकसभा में भेजा जाता है, ठीक है, लोकसभा में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपके जितने भी टैक्स अमेंडमेंट्स हैं या फिर टैक्स जितने भी, चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, वो सारे के सारे क्या है इसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। फाइनेंस बिल में जितने ही प्रोविजंस हैं वो सारे फाइनेंस बिल के अंदर रहेंगे, टैक्स को लेकर डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, ठीक है। एक बार जैसे ही ये फाइनेंस बिल पास हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और इस तरीके से जब फाइनेंस बिल पास होता है तो उसके बाद क्या हो जाता है कि आपका बजट पूरी तरह से पास हो चुका है, पार्लियामेंट से पास हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज द होल प्रोसेस जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें आपका जो बजट है वो लोकसभा में यानी पार्लियामेंट में एंट्री से लेकर एंड तक चलता है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपके बजट को पास किया जाता है पार्लियामेंट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं।